गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस में। अध्याय अपना चल रहा था तीसरा, धातु एवं अधातु, जिसमें अपन ने धातुओं, कल की क्लास में अपन ने आयनिक यौगिक और आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में चर्चा की थी और धातुओं के निष्कर्षण के बारे में अपन ने थोड़ी सी बात की थी। लास्ट में हमने पढ़ा था कि धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में उनको बांटा गया है। एक तो निम्न अभिक्रियाशील धातु, एक मध्यम अभिक्रियाशील धातु और उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ते हैं अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण किस प्रकार होता है। उसको अपन एक डायग्राम या कह सकते हैं पाई चार्ट या ऐसे भी कह सकते हैं अपन, जो तीरों वाला ड्राइंग होती है उससे अपन समझेंगे अच्छे से क्या होता है। देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण। देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण में क्या प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा अयस्क होता है, ठीक है, उसका अपन क्या करते हैं, सांत्रण करते हैं। ठीक है, अयस्क का सांद्रण करते हैं। ठीक है, इस अयस्क के सांद्रण से 3 प्रकार की धातुएं हमें प्राप्त होती है। ठीक है, एक तो उच्च अभिक्रियाशील धातु, पहली है हमारी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है, एक है हमारी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और एक है हमारी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। अब 3 प्रकार की धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में कि 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। एक तो निम्न, एक मध्यम और एक उच्च अभिक्रियाशील। एक तो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, एक बहुत ही ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील होती है और एक दोनों के बीच की मध्यम होती है। ठीक है, अब जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है उनको गलित धातु का विद्युत अपघटन में उनसे निष्कर्षण किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है उनको कैसे अलग किया जाता है, तो उनको पहले गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से, गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से इनका विद्युत अपघटन अपन करवाया जाता है गलित अवस्था में। ठीक है, तब जाके हमें क्या प्राप्त होती है, उनसे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक है, शुद्ध धातु हमें उनसे प्राप्त होती है। ठीक है, ये उच्च जो भी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, जो सबसे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है, सोडियम, पोटेशियम, तो उनको अपन नॉर्मल तरीके से अलग नहीं कर सकते। उनका गलित अवस्था में लाकर क्या करना पड़ेगा, उनका विद्युत अपघटन करवाना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत अपघटन करवाना पड़ेगा, तब जाकर वो धातुएं इलेक्ट्रोड पर आकर जमा होगी विद्युत अपघटन से। ठीक है, और अलग होगी, शुद्ध रूप से हमें धातु प्राप्त होगी। फिर निम्न अभिक्रियाशील, कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। उनको निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके सल्फाइड अयस्क में, ये सल्फाइड अयस्क में प्राप्त होती हैं हमें। ठीक है, निम्न अभिक्रियाशील अर्थात जो भी सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातु है उनको सल्फाइड के रूप में होती है। ठीक है, उनको वर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। वर्जन एक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्साइड में बदला जाता है। उनको सल्फाइड से हटाकर उन धातुओं का ऑक्साइड में बदला जाता है। फिर उससे हमें धातु प्राप्त होती है और उस धातु का अपन
जो भी धातु हमें उससे निम्न अभिक्रियाशील धातु अपन को अलग से प्राप्त होती है, और उन अभिक्रियाशील धातुओं के साथ थोड़ी बहुत अशुद्धि होती है। उस अशुद्धि, क्योंकि ये जो धातु हमें प्राप्त होती है वो शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हो रही होती, तो उनकी जो अशुद्धि होती है उनको अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसका परिष्करण करते हैं, परिष्करण करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से परिष्करण करने से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, अशुद्धि हममें से दूर हो जाती है। ठीक है, और मध्यम जो धातुएं होती हैं वो दो रूप में पाई जाती हैं, दो रूप के अयस्कों में पाई जाती हैं। एक तो कार्बोनेट अयस्क, एक तो वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में, और एक होती है सल्फाइड अयस्क के रूप में। एक वो हमें पाई जाती है सल्फाइड अयस्क के रूप में। ठीक है, एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में और एक वो सल्फाइड अयस्क के रूप में हमें पाई जाती है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क दोनों से धातु को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए इनको दोनों को क्या बदला जाता है, धातु के ऑक्साइड में। ये धातु कार्बोनेट धातु सल्फाइड में पाई जाती है और उससे धातु को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ही अपन धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। तो जो धातु कार्बोनेट होता है उसको धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे अपन निस्तापन कहते हैं। ठीक है, निस्तापन कहते हैं, इसके बारे में आगे अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। और सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए अपन जो क्रिया काम में लेते हैं उसे अपन वर्जन कहते हैं। ठीक है, उसे वर्जन कहते हैं। ठीक है, इस निस्तापन और वर्धन प्रक्रिया द्वारा कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क दोनों धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। फिर धातु ऑक्साइड से धातुओं का क्या किया जाता है, धातु का उपचयन किया जाता है। क्या किया जाता है, उपचयन किया जाता है। और उपचयन करने से आगे हमें क्या प्राप्त हो जाती है, धातु के उपचयन से हमें धातु प्राप्त होती है। फिर धातु का शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, और धातु का शोधन करने से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर जो बांटे गए सभी धातुओं को उच्च, मध्यम और निम्न अभिक्रियाशील, उनको उनके अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो हमें काम में लेनी होती है। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट में आप फिर आप इनकी परिभाषाओं से अगर आगे अपन समझेंगे इनको अच्छे से, तो फिर यह देखते ही आपको फिर ये जो सारी नीचे चीजें लिखी हुई है उनसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी धातु अपन पहचान लेंगे कि हमें किस धातु का शुद्धिकरण करना है, उच्च, मध्यम या निम्न। अगर उच्च का करना है तो हमें पता है उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको गलित अवस्था में लाना पड़ेगा। गलित अवस्था में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज, फिर उसका विद्युत अपघटन कराने से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात। फिर कोई भी उच्च अवस्था वाली, उच्च अभिक्रियाशील वाली धातु अपन को मिल जाए, अपन उसका शुद्धिकरण करवा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। देखिए आगे फिर अपन पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी से जो खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती है उन्हें अपन गैंग कहते हैं। जो भी अयस्कों के साथ, धातुओं के साथ जो अशुद्धियां होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, गैंग। ठीक है, और नोट बना के लिखना है इसको। तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में, पृथ्वी से प्राप्त जो खनिज अयस्क होते हैं उनमें क्या होती है, थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती है। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों, खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत
आदि अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है। अब उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के भर्जन, निस्तापन, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया को उन अशुद्धियों को धातु से दूर करने के लिए अपनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन सक्रियता श्रेणी के आधार पर देखते हैं कि कौन से धातुओं को कैसे अलग किया जाता है, क्योंकि तीन धातुओं को तीन वर्गों में बांटा है अपन को, निम्न, उच्च और मध्यम। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण अपन किस प्रकार करते हैं? देखें, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं? ठीक है। किस प्रकार अपन करते हैं? जो सबसे नीचे आने वाली धातुएं होती हैं वो अनअभिक्रियाशील होती है, अर्थात वो कम अभिक्रियाशील होती है, या तो अभिक्रिया करती नहीं है या कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं अनअभिक्रिय होती है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है या बहुत ही कम अभिक्रिया करती है। इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करने से धातुएं प्राप्त हो जाती है, तो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है। तो इनके साथ जो भी अशुद्धियां होती है तो ये अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। तो इन धातुओं के ऑक्साइड्स को सिर्फ गर्म ही कर देते हैं अपन, तो क्या हो जाता है? इनसे हमें प्राप्त हो जाती है धातु। ठीक है। अब अभिक्रिया ही नहीं करती, बहुत ही कम अभिक्रिया करती है, तो इनमें ज्यादा अशुद्धियों के चांस नहीं होते हैं। तो हमें इनको शुद्ध करने के लिए ज्यादा कुछ पर्पज नहीं करने पड़ते हैं, ज्यादा कुछ प्रक्रियाएं काम में नहीं लेनी पड़ती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से ही, इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से ही क्या हो जाता है? हमें गर्म करने से ही धातु शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिनाबार, हाइग्रेशियम सल्फाइड वो मरकरी का एक अयस्क है। ठीक है। इसे अपन वायु में गर्म करने पर सबसे पहले तो क्या होता है कि ये मर्क्यूरस ऑक्साइड में बदलता है। ठीक है। मर्क्यूरस ऑक्साइड में बदलता है और अधिक गर्म करने पर क्या हो जाता है? मर्क्यूरस ऑक्साइड मरकरी के रूप में अपचयित हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सिनाबार होता है हाइड्रेशियम सल्फाइड, ठीक है, ये मरकरी का अयस्क है, क्योंकि ये इससे हमें मरकरी प्राप्त होती है, पारा प्राप्त होता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? इसके सल्फाइड अयस्क को गर्म करने पर एक इसमें धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, और धातु ऑक्साइड को और ज्यादा गर्म करने पर मरकरी अपचयित हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे सिनाबार अर्थात हाइड्रेशियम सल्फाइड, ठीक है, मरकरी या पारा या पारद, मरकरी पारा या पारद
का एक अयस्क है, इसे वायु में गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में, यह धातु ऑक्साइड नहीं है, मरकरी है तो इसको मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कैसे देखिए, अभिक्रिया के रूप में देखिए, जैसे 2GS अर्थात 2 सिनाबार, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को अपन गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में 3O2 में, क्या करते हैं अपन, तापन या गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड अर्थात हाइड्रोजन मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, और प्लस हमें SO2 हमें प्राप्त होता है, अर्थात सल्फाइड अयस्क दूर हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इस मरकरी ऑक्साइड जो है हमारे पास HgO, ठीक है, को और अधिक गर्म करने पर क्या होती है, पर मरकरी अपचयित हो जाती है, अर्थात पारा अलग हो जाता है, अपचयित हो जाती है। अपचयित हो जाती है कैसे, देखिए, जब अपन 2HgO को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब अपन इसको और ज्यादा गर्म करते हैं तापन, तो मरकरी 2Hg अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब यहां से ऑक्सीजन किसी धातु से, अपने ऑक्सीजन और अपचयन अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में पढ़ा था, अगर किसी तत्व से, किसी अभिकारक से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है तो क्या होता है, अपचयन होता है, तो ये अपचयित हो जाती है, ठीक है, मरकरी अपचयित हो जाती है, ठीक है, मरकरी अपचयित हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट, देखिए यही सेम अभिक्रिया, एग्जांपल दूसरा है, इसी प्रकार Cu2S अर्थात कॉपर सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक है, सेम अभिक्रिया, गर्म करते हैं अपन, तो गर्म करने पर क्या होता है, इसकी 2Cu2S, इसको अपन गर्म करते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में 3O2 को गर्म करने पर, तापन गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर ये हमें 2 कॉपर सल्फाइड किस में बदल जाता है, कॉपर ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, और इससे हमें 2SO2 अलग हो जाता है, ठीक है। फिर इसको और ज्यादा गर्म करते हैं अपन, ठीक है, और ज्यादा गर्म करते हैं साथ में। अब ये तो थोड़ा बहुत तो अलग हुआ, ज्यादा गर्म करेंगे थोड़ा बहुत, उसमें ये भी तो अभी तक उपस्थित है, ये पूरा अलग तो नहीं हुआ है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, और साथ में कॉपर ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बना हुआ है, ठीक है, तो दोनों को साथ में गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6 कॉपर, अर्थात कॉपर धातु हमें अलग से प्राप्त हो जाती है, कॉपर शुद्धिकरण हो जाता है और प्लस बनता है SO3, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। निम्न
निम्न धातुओं, निम्न सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो भी पढ़ा अपने आपको समझ में आया होगा। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं? पहले तो उनके सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं, ये अनअभिक्रिय होते हैं। ठीक है, अगर वो सल्फाइड अयस्क में पाए जाते हैं तो उनको गर्म करते हैं, गर्म करने पर ठीक है ये किस में बदल जाते हैं, धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और धातु ऑक्साइड को और ज्यादा गर्म करते हैं तो जो भी धातु होती है वो अपचयित हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट लें आप पहले। देखिए आगे, तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण अपन ने देख लिया। मध्यम में बीच में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मध्य में आती कौन सी है, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसमें आयरन, जिंक, लेड, पीबी, कॉपर भी इसमें ही आती है। ठीक है, ये मध्यम है। ठीक है, ये दोनों की श्रेणियों के गुण रखते हैं, उच्च अभिक्रियाशील और अनअभिक्रियाशील दोनों में आते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ये सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रकृति में सल्फाइड एवं सल्फाइड, या तो सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे धातु सल्फाइड, या फिर कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनसे मैंने आपको पहले ही बताया, सल्फाइड और जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनसे धातु को अलग करना मुश्किल होता है। ठीक है, मुश्किल होता है। ठीक है, कर तो सकते हैं उनसे भी, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए आसानी से इनको अलग करने के लिए सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को किसमें बदला जाता है, धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, तो इन सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को इनके ऑक्साइड रूप में बदला जाता है। ठीक है, सल्फाइड या कार्बोनेट से इनको किसमें, धातु ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है। ठीक है, देखिए आगे, अब जो सल्फाइड अयस्क को अब ये दोनों प्रक्रियाएं अलग है। सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना, कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलना, ये अपन ने पिछले जो चार्ट पढ़ा था उसमें देखा है। ठीक है, जब अपन सल्फाइड अयस्क को किसमें बदलते हैं,
सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके अपन किस में बदलते हैं, धातु ऑक्साइड में बदलते हैं, तो वो कहलाता है भंजन, भर्जन। ठीक है, वो कहलाता है हमारा भर्जन। और जब सल्फाइड अयस्क को अपन किस में बदलते हैं, सल्फाइड अयस्क को अपन किस में बदलते हैं, धातु ऑक्साइड में बदलते हैं, वो तो बंधन कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क को अपन धातु ऑक्साइड में बदलते हैं तो वो क्रिया कहलाती है निष्कापन। ठीक है, तो देखिए नोट बनाकर अपनी चीजों को लिखते हैं कि सल्फाइड अयस्क को अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक नंबर का सवाल पूछ ले, भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो भर्जन किसे कहते हैं, सल्फाइड अयस्क को उसके धातु ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। इसी तरह दूसरा नोट लिखिए आप, सल्फाइड अयस्क को अगर धातु ऑक्साइड में बदलते हैं तो भर्जन कहलाता है। तो इसी तरह कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में कैसे लिखते हैं, ऐसे सीमित भाई पहले वाला सही है। ठीक है, सीमित वायु में अधिक ताप पर गरम करने पर ये ऑक्साइड में करने पर यह किसमें बदल जाता है, हमारा ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, निस्तापन कहते हैं। अब जैसे एक बार फिर से इसका भी सवाल पूछा जा सकता है, एक नंबर में निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं। ध्यान से अगर अपन अब 3 बार इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन को याद हो जाएगी। सल्फाइड अयस्क को उसके धातु सल्फाइड ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को सल्फाइड ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भर्जन। कार्बोनेट अयस्क को सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भर्जन। ठीक है, सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड भर्जन, सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड भर्जन। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड निस्तापन। ठीक है, इसको 3-4 बार अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे तो भी अपन को याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका। ठीक है, निम्न मध्यम श्रेणी के जो होते हैं, जैसे जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है, जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, जैसे जिंक अगर अपन को किस में पाया जाए, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगर हमें जिंक कहीं से सल्फाइड अयस्क के रूप में, जिंक सल्फाइड के रूप में मिल रहा है
तो उसको वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को अपन क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, तापन गर्म करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड हमें मिलता है, ठीक है, प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अलग होती है, जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। ये तो है इसकी भर्जन अभिक्रिया, ठीक है, ये तो है इसकी, पीछे लिख देते हैं अपन भर्जन प्रक्रिया। क्यों भर्जन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सल्फाइड अयस्क के रूप में है, और अगर वही कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है, जैसे जिंक कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, तो इसको अपन सीमित वायु में, तो वायु तो कुछ सीमित है, ठीक है, तो सीमित कितनी होनी चाहिए, क्या कोई कम होनी चाहिए, सीमित कम, ठीक है, तो उसको गर्म करते हैं अपन, कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है हमें जिंक ऑक्साइड, प्लस हमें CO2 अलग से प्राप्त होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है, CO2 गैस हमें प्राप्त होती है। तो स्क्रीनशॉट लें आप इसका, आगे देखिए क्या होता है। अब ये जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट से हमने जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये प्राप्त क्यों किया हमने, क्योंकि जिंक सल्फाइड से और जिंक कार्बोनेट से धातु जिंक प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो जिंक ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड होते हैं, उनसे प्राप्त करना आसान होता है, इसलिए हमने पहले जिंक सल्फाइड और कार्बोनेट है उसको किसमें बदला है, ऑक्साइड में बदलता है, ठीक है। ऑक्साइड में बदलने के बाद, ठीक है, अब इस जिंक ऑक्साइड को अपन कार्बन के साथ गर्म करते हैं, करने पर, ठीक है, इस जिंक ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर क्या होता है, देखिए, जैसे जिंक ऑक्साइड को अपन किसके साथ गर्म करते हैं, कार्बन के साथ गर्म करते हैं, प्लस तापन, कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक हो जाती है अलग, ठीक है, और ये ऑक्सीजन निकलकर कार्बन से जुड़ जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। अब इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, और जब किसी अभिकारक से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया करते हैं, और ये जाकर कार्बन में जुड़ रहा है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर जुड़ भी रहा है ऑक्सीजन किसी अभिकारक में, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है। अब यहाँ से अपचयन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, दोनों अभिक्रिया साथ चलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन उपचय अपचय, ठीक है, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब इसी तरह अब ये विस्थापन अभिक्रिया ही तो हुई, ठीक है। अब कई सारी धातुएं होती हैं जो अपन, अब इन धातुओं का निष्कर्षण अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कई ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, इन धातुओं को अपन को अलग करना है, तो इनसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये कम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या कर देती है, वहां से विस्थापित कर लेती है। विस्थापन अभिक्रिया में देखा है, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो इस विस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, ये धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के बाद की प्रक्रिया विस्थापन अभिक्रिया थी। धातु मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या होता है, देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के
साथ गर्म करने पर मैग्नीज अलग हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे ये मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, ये मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको अपन ने एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया है। तो एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है और मैग्नीज कम अभिक्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मैग्नीज कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ये अधिक ज्यादा ताकतवर होने के कारण मैग्नीज को यहाँ से अलग कर देगी, विस्थापित कर देती है, जिसके कारण हमें शुद्ध रूप में क्या प्राप्त होता है? मैग्नीज। मैग्नीज प्राप्त होता है, मैग्नीज धातु हमें प्राप्त हो जाती है और एल्यूमिनियम इससे क्रिया करके क्या बना देता है? 2Al2O3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, आगे देखिए, विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही अधिक ऊष्मा सेकी होती है, अर्थात बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, जिसके कारण जो हमें धातु प्राप्त होती है वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इतनी ज्यादा गर्मी के कारण धातु गल जाती है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मा सेपी होती है, ऊष्मा सेपी होती है, जिससे धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, जिसके कारण धातु हमें किस अवस्था में? गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए विस्थापन अभिक्रिया, देखिए आयरन ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अपन करवाते हैं। ठीक है, तो इससे भी अपन विस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या होता है? आयरन ऑक्साइड से आयरन अलग किया जा सकता है। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो गर्मी प्राप्त होती है, ठीक है, जो आयरन गलित अवस्था में प्राप्त होता है वो वहीं पर जमा हुआ रह जाता है, उसको छोड़ देते तो वो जमा हुआ रह जाता है। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या होती है? आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये आयरन जो हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है उसको किस रूप में कहाँ उपयोग किया जाता है? रेल की जो पटरियां, मशीनों के पुर्जों में जो दरारें होती है, ठीक है, को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, इसे अपन थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आयरन ऑक्साइड, नॉट आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? देखिए Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम के साथ इसकी अभिक्रिया की जाती है। तो आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हमें गलित अवस्था में Fe अर्थात आयरन लोहा प्राप्त होता है।
जो वहां पर ही इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। जैसे जो गलित अवस्था का जो लोहा प्राप्त होता है वो इनकी दरारों में चला जाता है और इन दरारों को भर देता है। ठीक है, फिर हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। विस्थापन अभिक्रिया इसलिए ऊष्मा तो निकलती है। तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका। ये थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। तो ये था आज अपन ने जो पढ़ा है धातु के निष्कर्षण के बारे में, जिसमें सक्रियता श्रेणी के जो निम्न और मध्यम धातु की शुद्धिकरण के बारे में पढ़ा है। आने वाली क्लास में अपन उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।